नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पठानकोट मामले में पाकिस्तान ने किया संयुक्त जांच टीम का गठन, हिरासत में कई संदिग्ध। रक्षा मंत्री ने कहा, आतंकी हमला करने वालों को कराएंगे दर्द का एहसास। पश्चिम बंगाल के मालदा से वापस भेजी गई बीजेपी की टीम, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप, टीएमसी ने किया इनकार। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर सस्पेंस, बीजेपी ने की पीडीपी से जल्द स्थिति साफ करने की मांग, कांग्रेस ने कहा हालात पर है नजर। सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश में पाबंदी पर उठाया सवाल, कहा महिलाओं को रोकना संवैधानिक, 1500 साल से जारी है परंपरा। और दिल्ली में 15 जनवरी तक जारी रहेगा सम विषम फार्मूला, दिल्ली हाईकोर्ट का रोक से इनकार, सरकार का दावा घटा प्रदूषण का लेवल। और आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले की जांच के लिए आईबी, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस को मिलाकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई है। और इसके तुरंत बाद छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। भारत सरकार पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रही है और कार्रवाई से संतुष्ट होने पर ही विदेश सचिव स्तर की बातचीत के बारे में निर्णय होगा। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि आतंकी हमला करने वालों को भी दर्द का एहसास कराया जाएगा। पठानकोट में आतंकी हमलों के 10 दिनों के बाद पाकिस्तान हरकत में आता दिखा है। भारत की ओर से कार्रवाई के लिए दबाव के चलते पाकिस्तान ने आईबी, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस की संयुक्त जांच टीम बनाई है और आतंकवादियों से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इनसे भारत की ओर से दी गई फोन कॉल डिटेल के आधार पर भी पूछताछ की जा रही है। इस टीम के सामने पठानकोट हमले के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन, जैसे मोहम्मद सरगना, मसूद अजहर की भूमिका का पता लगाने की चुनौती है। बीजेपी ने कहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान पहली बार कार्रवाई को मजबूर हुआ है। जब भी भारत पर हमला होता था किसी भी सरकार के समय में, तो भारत की ये मांग होती थी कि आप ज्वाइंट प्रोब कीजिए, टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन कभी गंभीरता से पाकिस्तान ने इस विषय को नहीं लिया। इस बार उन्होंने वो बनाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पाकिस्तान चलेगा और जो लोग इस मसले को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नसीर खान जांजुआ लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। सोमवार को ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसे 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित सचिव स्तर वार्ता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकी हमलों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमला करने वालों को भी उसके दर्द का एहसास कराया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुंचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। अमेरिका की ओर से भी इस दौरान कई बार पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान से पठानकोट हमले में शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इस बीच गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से दिल्ली में एनआईए ने पूछताछ की। एनआईए उसके कुछ और सहयोगियों की भी जांच कर रही है। 1 जनवरी को तड़के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सभी 6 आतंकियों को मार गिराया गया था। आकलन इस बात का हो रहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो तथ्य प्रदान किए गए हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वादे किए हैं, कार्रवाई उसके मुताबिक हो रही है या नहीं। विदेश सचिव स्तर की बातचीत का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस पूरे घटनाक्रम को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कर्नल अरसन सिंह साहब हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। अरसन सिंह जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम चल रहा है और जो आज डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, उसके बाद किस तरीके की उम्मीद आपको नजर आती है पठानकोट से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर?
देखिए ये जो भी अभी प्रतिक्रिया रही है पाकिस्तान की तरफ से, आज जो एक उन्होंने जांच का गठन किया है, तो उसमें उन्होंने कहा जा रहा है कि आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईएसआई है। तो आप देखिए, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ऐसे कागज़ पे एक अलग की चीज़ है, लेकिन वो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कॉम्प्लेक्स है उसी का वो हिस्सा है। और मुझे ये नहीं लगता कि आईबी किसी तरीके से वो आईएसआई को इसमें इंडाइट कर सकती है, ये सबको मालूम है। अब बात यहाँ पे ये है, देखिए कि हम सबको डायनेमिक्स मालूम है पाकिस्तान का, क्या हुआ, आईएसआई के हैंडलर कौन थे, सरगोडा में अगर उनकी रिहर्सल करवाई गई तो कैसे करवाई गई, वो बिना उसके आईएसआई के नॉट के बिना तो हो नहीं सकता था। लेकिन अब ये बात है कि अभी हम इस कगार पे पहुंचे हुए हैं, अगर पूरी इतिहास देख लें आप पाकिस्तान की और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की जी, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग कागज़ों में पढ़ा है, किताबों में हमने पढ़ा है कि हु मैटर्स, बट हम तो प्राइम मिनिस्टर के साथ डील करते हैं और करना भी चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो, तो फिर आप बताइए कि हम किससे बात करेंगे। तो ये पूरा विश्व इसको देख रहा है, इस पूरे प्रकरण तो को। आरसी सिंह जी, और जो इसके बहुत बड़े रामिफिकेशंस होने वाले हैं। जो तमाम संकेत पाकिस्तान की भाई ओर से दिए जा रहे इंटरनेशनल हैं, प्रेशर जांच ये को नहीं हो लेकर, सकता है कमेटियों को लेकर कि भाई छापेमारी आप हुई है। पाकिस्तान से बात कीजिए, बात करें तो हम किससे करें इसके बाद, अगर ये डिलीवर नहीं करते हैं तो उसके बाद हम कोई भी यूनिलैटरल एक्शन लेने के लिए वो हमारा फिर वो लेजिटिमेट हमारा हक बन जाता है। तो आज जो इन्होंने कहा, जो आज डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया, वो एक बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन है, बहुत साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ऐसे कोई हल्के में बयानबाजी नहीं करते हैं। तो वो एक यही है कि हमको तो सारे रास्ते अपने को खोल के रखने होंगे। लेकिन सिंह साहब, सवाल ये उठता है कि जो संकेत पाकिस्तान सरकार की ओर से आज मिले हैं, अगर वो नहीं क्या उन करता है, संकेतों को आप महज एक दिखावा मान रहे हैं? आपको लगता है कि जो भारत के लोग और भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा हम कर रहे हैं, यानी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम शायद वो उम्मीद कर रहे हैं इस वक्त उस प्रधानमंत्री से? चलिए, शायद सिंह साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से आज तमाम घटनाक्रम रहा है और जो संकेत मिले हैं, भारत सरकार ने हालांकि साफ किया है कि जब तक कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं दिखता है तब तक बातचीत के बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं होगा। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बीजेपी ने मालदा के कालियाशाह हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। पार्टी ने टीएमसी से 5 सवाल भी पूछे हैं। आज मालदा पहुंची बीजेपी की 3 सदस्यीय समिति को रेलवे स्टेशन से ही वापस भेज दिया गया। सोमवार सुबह 6 बजे मालदा रेलवे स्टेशन पहुंची बीजेपी नेताओं की 3 सदस्यीय टीम का सामना भारी पुलिस बंदोबस्त से हुआ।
बीजेपी नेता कलियाचक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें बैरंग कोलकाता भेज दिया। We also want to know about the circumstances and the facts and the chain of events, what was happened here. But unfortunately we are not allowed to go there. बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और 5 सवाल पूछे। बीजेपी ने सवाल किया कि ममता सरकार अराजकता खत्म करने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या कलियाचक पुलिस स्टेशन में हमला सबूत मिटाने के लिए था? अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर लड़ाई बीएसएफ से थी तो बीएसएफ के बैरिकेड्स जलने से कैसे बचे और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई भी सेकुलर राज्य होगा वो कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि लोग सांप्रदायिकता का जहर बोएं, लीफलेट्स बांटें, जिसके अंदर कम्युनल प्रोवोकेशन करें, उसके लिए वो रोक करेगा। मगर ऐसा ममता जी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं। टीएमसी ने कहा कि कलियाचक हिंसा आपराधिक वारदात थी, न कि सांप्रदायिक, और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। This is part of the BJP RSS's Sin 100 strategy. By sin I mean CIN 100. What is CIN? It means communally insensitive narrative. सीपीएम का आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी विधानसभा चुनाव के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मालदा की उस भयानक घटना के बाद टीएमसी और टीएमसी सरकार चाहती है कि इस प्रकार की ध्रुवीकरण हो, तो ये बहुत ही खतरनाक है बंगाल के लिए। 3 जनवरी को कलियाचक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान हिंसा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। रासुका के तहत कमलेश तिवारी जेल में बंद हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने और नई सरकार गठन पर भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने सरकार गठन पर गेंद पीडीपी के पाले में डालते हुए कहा कि सरकार गठन के लिए कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन पीडीपी ने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि सरकार कैसे भी गठित हो, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ही होंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद पारंपरिक शोक का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक राज्य में नई सरकार के गठन पर स्थिति साफ नहीं है। राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार चल रही थी और बीजेपी महबूबा मुफ्ती के नाम पर भी सहमत है, लेकिन बावजूद इसके इस देरी ने कहीं न कहीं बीजेपी को चिंतित किया है। कब तक बन पाएगी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। हमने एक अच्छा उद्देश्य लेकर 8 महीना पहले जम्मू कश्मीर को एक अच्छा स्थायी सरकार जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जम्मू कश्मीर के हित में हो, ऐसी एक सरकार देने का एक संकल्प लेकर हम दोनों पार्टी साथ आए थे मुफ्ती साहब के लीडरशिप में। आज मुफ्ती साहब नहीं रहे हैं। अब इस अरेंजमेंट को ब्रॉडली जारी रखने के पक्ष में हम हैं। हालांकि रविवार को ही महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी विधायक दल की बैठक ली, लेकिन उनके सीएम बनने में हो रही देरी के कारण जम्मू कश्मीर की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी, लेकिन पीडीपी ने सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार रखा है। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो अपने काम में जुटी हुई है, लोगों के साथ एक कमिटमेंट है, एक वादा है पीडीपी का, और वो उस पर काम कर रहे हैं। सरकार बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। दिस वे आर दैट वे सरकार बनेगी और महबूबा जी जो हैं हमारी बहन, वो पार्टी की लीडर हैं इस वक्त और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी, वही चीफ मिनिस्टर हैं भी। हालांकि जानकारों की माने तो महबूबा मुफ्ती सत्ता की बागडोर संभालने से पहले बीजेपी को स्पष्ट संकेत देना चाहती हैं कि सरकार उनकी मर्जी से ही चलेगी। राज्य में 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी के 28, बीजेपी के 25 विधायक, कांग्रेस के 12, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सबरीमाला ट्रस्ट से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर 10 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं का मंदिर में जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि मंदिर की मौजूदा परंपरा के मुताबिक 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। मंदिर बोर्ड की माने तो यहाँ 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी का नियम है और जिसकी वजह रजनी व्रत को बताया गया है। केरल के यंग लॉयंस एसोसिएशन की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में PIL दाखिल की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। और बात दिल्ली की, जहां पर
सम विषम नियम पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब ये नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस नियम के लागू होने से राजधानी के प्रदूषण में कमी आई है। सम विषम नियम पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये नियम 15 जनवरी तक लागू रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई सिर्फ विशेष रूप से सक्षम लोगों की याचिका पर ही होगी। कोर्ट ने बाकी दूसरी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कि नोटिफिकेशन के चैलेंज में हम फॉर द टाइमिंग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और जहां तक पॉइंट्स जो सारे रिट पिटीशन में लिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट को कंसीडर करने चाहिए अगर फ्यूचर में वो इस ऑड इवन स्कीम पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि ऑड इवन पर अमल से दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकार ने गुमराह करने वाले आंकड़े पेश किए हैं। कोर्ट के आदेश का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली वालों के हित में, दिल्ली के बच्चों के सांसों के हित में उन्होंने फैसला दिया है और हमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक का जो ये पहले चरण का प्रयोग है इससे हम लोगों को एक सफिशिएंट जो है डाटा और सफिशिएंट इसके मूल्यांकन करने के लिए भविष्य के लिए हमें तथ्य मिलेंगे और 15 तारीख के बाद मूल्यांकन करके फिर आगे का निर्णय सरकार लेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर सरकार इस आदेश को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक आईएएस अधिकारी पर डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम को शामिल करने के लिए दबाव बनाया। उस आईएएस अधिकारी का वो लेटर भी सामने आया है जिसमें मामले की शिकायत केंद्रीय होम सेक्रेटरी से की गई है। दिल्ली सरकार में विजिलेंस सेक्रेटरी चेतन बी सांघी का ये लेटर बीजेपी के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। बीजेपी अब इसके जरिए दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि लेटर में जिस वीआईपी का नाम डालने का दबाव बनाया गया था वो नाम वित्त मंत्री अरुण जेटली का है। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया चेतन सांघी की चिट्ठी के बाद कि मेलाफाइड इंटेंशन से आप जानबूझ करके केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें आप फंसाना चाहते थे। अब इसके बाद तो इनकी कोई मॉरलिटी रह नहीं चाहती, कोई शालीनता रह नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीसीए मामले की जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया गया है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली सरकार ने ही पहले सांघी की अध्यक्षता में इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में डीडीसीए में अनियमितताओं की बात तो मानी थी लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। अब सांघी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट में एक वीआईपी का नाम डालने का दबाव बनाया था। सांघी ने 28 दिसंबर को केंद्रीय होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर अपनी नियुक्ति केंद्र सरकार में करने की गुजारिश की है। इस चिट्ठी में दबाव बनाने वाली बात भी लिखी गई है। देखिए, सारे तथ्य सामने हैं, क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, उसी की जांच के लिए तो आयोग बना है। जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बनाए सुब्रमण्यम आयोग को पहले ही असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को विदेश मंत्रालय में विलय करने पर अब कई जानकार इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं इसकी आड़ में सरकार प्रवासी भारतीयों के विकास की बजाय रणनीतिक औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतवंशी मूल पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये मुद्दा बड़ी शिद्दत के साथ उठा। विशेषज्ञों ने कहा कि विकास में प्रवासी भारतीय लोगों के योगदान से दुनिया के किसी देश को आपत्ति नहीं होगी। Ministry of External Affairs at all interested in development, or it is just going to utilize diaspora for soft power, for promoting bilateral relation in terms of achieving foreign policy goal. कई कोनों से आए हुए भारतीय मूल के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने सरकार से भारतवंशी लोगों को व्यापार में शामिल करने और उन्हें तरजीह देने का सुझाव दिया। इसके लिए देशों को चिन्हित करने और उनका एक अलग समूह बनाने की मांग भी हुई। Request to the government of India through this conference that allow centers of excellence. IIT has been announced to come to Mauritius, but nothing has happened for the past 2 years. Announcement has been made.
Nothing is happening. विदेशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 2.5 करोड़ की है। इनमें से कई लोग कई देशों में व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और कुशल कामकाजी के रूप में काम करते हैं। 2003 में इनका फायदा उठाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा और फिर इनके लिए अलग से केंद्र सरकार ने एक मंत्रालय भी बनाया। मंत्रालय में इनके माध्यम से अभी तक 11% निवेश आया है, जबकि चीन में निवेश में इनका योगदान 64% के करीब है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार चीन फोकस देश है, लिहाजा दोनों देशों के प्रकाशक एक दूसरे की संस्कृति और साहित्य को पुस्तक प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। यह नजारा है दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के हॉल नंबर 7 का। यहाँ चीनी साहित्य, इतिहास और अध्यात्म से जुड़ी बेहतरीन किताबें आपको मिल जाएंगी। चीनी प्रकाशक भारतीय पाठकों की रुचि पर भी गौर कर रहे हैं। We can, with our Indian partner, we can design so many new publications and we have many exchange between two countries. भारतीय प्रकाशकों का मानना है कि दोनों देशों को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। दोनों बहुत बड़े देश हैं और दोनों की पब्लिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो अगर वो दोनों जुड़ते हैं तो हो सकता है कि इस सेंचुरी में जो पब्लिशिंग का जो गढ़ है वो एशियन कंट्री और ये इस संसार का इस पार्ट बन जाए आगे 10-20 साल में। पुस्तक प्रेमी भी चीन के साहित्य में दिलचस्पी ले रहे हैं। कई सारी इंडियन बुक्स हैं जिसका चाइनीज़ में ट्रांसलेशन हुआ है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ सुरसागर का ट्रांसलेशन रखा है, योगा से रिलेटेड कई सारी बुक्स रखी हैं, इंडियन फिलॉसफी, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स रखी हैं। I think it's a very good opportunity for us to come to India and to have a kind of exchange with our Indian partners. इस बार पुस्तक मेले में 30 से अधिक देश शिरकत कर रहे हैं। 9 जनवरी से शुरू हुआ मेला 17 जनवरी तक चलेगा। चीनी संस्कृति और चीनी साहित्य अभी तक बंद खिड़की के समान था, लेकिन विश्व पुस्तक मेले ने इस खिड़की को खोलने का काम किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चीनी साहित्य और संस्कृति इस खिड़की के माध्यम से दुनिया भर के साहित्य प्रेमियों को रूबरू होने का काम कराएगा। कैमरामैन सरोज के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार करीब 1100 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। साथ ही सरकार ने इसके लिए एक अलग विभाग बना दिया है जिस पर निगरानी रखेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट से सड़क सुरक्षा वॉक को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत भी की। सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। केंद्र सरकार इसको रोकने के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही साथ इसके लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा। सरकार उन जगहों पर ज़्यादा ध्यान देगी जहां दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। दिल्ली के ही नहीं तो देश के जहाँ जहाँ एक्सीडेंटल स्पॉट होते हैं वो पूरे स्पॉट को हम कवर करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम 5 साल में 11,000 करोड़ रुपए केवल इस एक्सीडेंटल स्पॉट को इम्प्रूव करने के लिए हमने रखे हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग को हम एक्सीडेंट फ्री करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट से सड़क सुरक्षा वॉक को हरी झंडी दिखाई। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान में लोगों को नियमों के पालन से लेकर सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। रोड सेफ्टी सुनिश्चित करना यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वह केंद्र हो चाहे वह राज्य हो। मैं मानता हूं कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करना होगा, तभी जाकर हम सड़क सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में होती है। सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में 78% गलती चालकों की होती है। साथ ही साथ इसमें यह भी पता चला है कि ज़रूरत से ज़्यादा वाहनों का होना भी दुर्घटना का एक कारण है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। शेयर बाजार में आज फिर से गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 24,825 पर बंद हुआ। पिछले 19 महीनों में सेंसेक्स का ये सबसे निचला स्तर है। पिछले 6 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 5 दिन गिरा है। निफ्टी भी करीब 38 अंक गिरकर 7,564 पर बंद हुआ। चीन के शेयर बाजार में उठापटक से भारतीय बाजार अब भी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने रविवार को राज्यसभा टीवी के नए लुक को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागरिकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कई वैज्ञानिकों की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों के साक्षात्कार पर आधारित 2 पुस्तकों का भी अनावरण किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने रविवार को राज्यसभा टीवी के नए लुक का अनावरण किया। विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने विज्ञान से जुड़ी 2 किताबों का लोकार्पण भी किया। ये किताबें मोमेंट्स ऑफ यूरेका और साइंटिफिकली योर्स हैं, जो राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम यूरेका में आए वैज्ञानिकों के साक्षात्कार पर आधारित है। The future belongs to nations with brains and not with guns. We need to transform nuclear energy to a level where it is immune to any disaster syndrome. उपराष्ट्रपति ने समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों पर चिंता जताई और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की वकालत की। Based on these dubious foundations, irrational faiths and beliefs based on unscientific prejudices and habits still persist. There is intolerance of criticism and questioning. It is ironical that the latest information technology tools are used for propagation of anti-science beliefs. उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिक अभिरुचि पर जोर दिया। उन्होंने विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए खास चैनल की जरूरत भी बताई। It is strange that in an India committed to modernity, we have a large number of faith or tradition-based television channels, but none, I repeat none, exclusively devoted to science or science-mindedness. उपराष्ट्रपति ने विकास के लिए ज्ञान आधारित समाज को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्पर संविधान की देन है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी की वकालत की थी। कार्यक्रम में कई मशहूर वैज्ञानिकों ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी संगठन तालिबान को फिर से वार्ता की मेज पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। सोमवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की बैठक हुई। इसमें वार्ता को लेकर आम सहमति बनाने के प्रयास हुए। बैठक के बाद पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान से वार्ता के लिए पूर्व शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। साथ ही वार्ता से ठीक पहले सैन्य कार्रवाई से भी बचा जाए। पिछले साल तालिबान से पहले दौर की वार्ता हुई थी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।